रात के अंधेरों में जब दुनिया सो रही थी, एक ब्लास्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए, एक के बाद एक। मिलिट्री साइट्स ताकते रहे और उस रात के बाद से दुनिया वो नहीं रही जो पहले थी। अभी तक सिर्फ इस एक वॉर में 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक सीज फायर हुआ, लेकिन वो भी शायद खत्म हो जाए। टॉक्स चल रही हैं, बट नोबडी नोज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि मुझे इस सब पर क्या फील करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिका सही है या गलत। आज का वीडियो इसलिए है कि फिलोसफी इस बारे में क्या सोचती है। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि कुछ सवाल हैं जो आज हमारी जनरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और उन्हें फिलोसफी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की रोशनी में देखना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं जानना कि क्या हो रहा है देश में, वो तो सबको पता ही है। हमें ये भी नहीं जानना कि कब अमेरिका ने स्ट्राइक की, कब उसने पलटवार किया, कब किसी ने क्या किया। ये हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा न्यूज़ वगैरह से, ठीक है। तो हम जो है इसके डीप जाने वाले हैं, इसकी फिलोसफी के बारे में जानने वाले हैं, इसकी साइकोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या कोई देश दूसरे देश पर पहले अटैक कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कब और क्यों? और हम लोगों का दिमाग इस सब में कैसे मैनिपुलेट होता है बिना हमें पता चले? तो चलो शुरू करते हैं। ये सवाल कि वॉर कब सही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इंसान ये सवाल हजारों सालों से पूछ रहा है और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है जो फिलोसोफर्स ने मिलकर डेवलप किया था, जिसे कहते हैं जस्ट वॉर थ्योरी, मतलब न्याय संगत युद्ध का सिद्धांत। इस थ्योरी की शुरुआत हुई सेंट अगस्टिन से, जो कि 4th और 5th सेंचुरी के क्रिश्चियन फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था कि वॉर एविल है, लेकिन समटाइम्स एक बड़ा एविल रोकने के लिए एक छोटा एविल करना पड़ता है। वॉर इज जस्टिफाइड बट ओनली अंडर वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशंस। आगे चल के सेंचुरीज बाद एक फिलोसोफर आए जिनका नाम था माइकल वोल्जर। उन्होंने 1977 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स। इस बुक में उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया कि एक वॉर को जस्ट यानी न्याय संगत कहने के लिए 3 मेन चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है जस्ट कोज, मतलब वॉर का कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए, जैसे अपने आप को बचाना या किसी जेनोसाइड को रोकना। सिर्फ पावर गेन करना या रिसोर्सेज लेना ये कोई जस्ट कोज नहीं है। दूसरी चीज है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब जो हार्म तुम कोज कर रहे हो वॉर में, वो उस हार्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम एक मिसाइल रोकने के लिए पूरा शहर बर्बाद कर दो, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। और तीसरी चीज है जो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है राइट इंटेंशन, मतलब तुम्हारा मकसद सही होना चाहिए। वॉर से तुम्हारा गोल पीस होना चाहिए, नॉट डोमिनेशन। अब आते हैं ईरान वॉर पे। अमेरिका और इजराइल का आर्गुमेंट ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था और अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता तो पूरी मिडिल ईस्ट रीजन और पोटेंशियली दुनिया एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में आ जाती। तो उन्होंने प्रीमिटिव स्ट्राइक की, यानी पहले अटैक कर दिया ताकि वो थ्रेट रियलाइज ही ना हो सके। इस आर्ग्यूमेंट को फिलोसफी की भाषा में कहते हैं प्रीमिटिव वॉर डॉक्ट्राइन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल प्रॉब्लम है। वोल्जर ने अपनी बुक में एक चीज लिखी थी जो मुझे आज भी हिला देती है। उन्होंने कहा था एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस इज ओनली जस्टिफाइड व्हेन द थ्रेट इज इमिनेंट, सर्टेन एंड ओवरवेलमिंग, यानी पहले से अटैक करना तभी सही है जब थ्रेट ऑलमोस्ट सर्टेन हो, बिल्कुल पास से गया हो और उससे बचने का कोई दूसरा रास्ता ना हो। तो सवाल ये है, क्या ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट वाकई इतना इमिनेंट था? क्या वो थ्रेट इतना सर्टेन था कि 1000 नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई? क्या वो 3000 जाने एक्चुअल में सही सैक्रिफाइस थी? और ये सवाल सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है, ये सवाल उस प्रिंसिपल के बारे में है जो सेट हो जाता है जब कोई वर्ल्ड पावर डिसाइड करती है हम पहले मारेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि कल कुछ बुरा हो सकता है। आज ईरान और कल कौन? अब आते हैं उस एंगल पर जो शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। जब वॉर होती है तो सिर्फ टैंक्स और बॉम्ब्स नहीं चलते, एक और वॉर चलती है और वो वॉर होती है हमारे दिमाग के अंदर। साइकोलॉजी में इसका एक नाम है डिह्यूमनाइजेशन, मतलब दुश्मन को इंसान की तरह देखना बंद कर देना। ये एक डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। जब कोई गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक वॉर सपोर्ट करे तो पहले जो काम होता है वो ये है कि दुश्मन को कुछ अलग, कुछ डेंजरस, कुछ लेस देन ह्यूमन दिखाया जाता है। और हम लोगों का दिमाग, जिसे कहते हैं इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बायसेस, इस चीज को बिल्कुल आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली ट्रम्प आज ईरान के लोगों के लिए कर रहा है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे फिलिप जिम्बार्डो। उन्होंने अपनी लाइफ का काम इस फिनोमेनन को समझने में लगाया। उनका कहना था कि ऑर्डिनरी, नॉर्मल, अच्छे लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविल कर सकते हैं।
अगर उन्हें सही सिस्टम और नैरेटिव दिया जाए। तो जब आप न्यूज में देखते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय किए और वहां का सीन नहीं दिखाया जाता, वहां के लोग नहीं दिखाए जाते, वो नहीं दिखाया जाता कि कितनी तबाही हुई है, वहां पे कितने लोग मरे हैं, सिर्फ दिखाया जाता है कि वो लोग कितने बुरे थे। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिब्रेट है और दोनों साइड्स ये काम करती हैं। ईरान की मीडिया भी यही करती है और अमेरिका की मीडिया भी, कोई दूध का धुला नहीं है। और इजराइल भी यही करता है, इंडिया भी यही करता है। एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, वो है मोरल डिसएंगेजमेंट। ये कंसेप्ट एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। बेंडूरा कह रहे थे कि जब हम किसी वॉर या वायलेंस को सपोर्ट करते हैं तो हमारा कंसाइंस उस वक्त कैसे शांत रहता है। तो जवाब ये है कि हम खुद से सर्टेन चीजें बोलते हैं। ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए था, उन्होंने पहले शुरू किया। अगर हम नहीं करते तो वो करते, अगर हम नहीं मारते तो वो मारते। ये सब मोरल डिसएंगेजमेंट के मैकेनिज्म्स हैं और ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं जब मीडिया, गवर्नमेंट और सोशल मीडिया मिलके एक सर्टेन नैरेटिव पुश करते हैं। अभी इस वक्त अमेरिका में कुछ वेटरन्स और फैमिली मेंबर्स ने कैपिटल हिल पर प्रोटेस्ट किया ईरान वॉर के अगेंस्ट। उन्हें अरेस्ट किया गया। ये लोग खुद अमेरिकन ही हैं, उनका कोई पर्सनल लॉस नहीं था इस वॉर में, वो तो बस ह्यूमैनिटी के साथ खड़े थे और फिर भी उन्हें प्रोटेस्ट करते वक्त अरेस्ट किया गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑनेस्टली, जब आप न्यूज़ देख रहे होते हो, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन सुन रहे होते हो, क्या आप कभी रुक के सोचते हो कि ये मुझे ये चीज़ फील कराने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ये मीडिया वाले, ये गवर्नमेंट, इससे किसका फायदा हो रहा है? अगर तुम ऐसा नहीं सोचते तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही क्रिटिकल थिंकिंग है, यही फिलोसफी है एंड रियल लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर तुम ऐसा नहीं सोचते तो तुम मरे हुए हो। तो अब थोड़ी पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। अब यहाँ एक फंडामेंटली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे पूरी मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर टिकी हुई है। कंसेप्ट का नाम है स्टेट सोवरेनिटी। मतलब हर देश अपना खुद का एक बॉस है, कोई बाहरी ताकत उन्हें बिना उनकी मर्जी से अटैक नहीं कर सकती। ये कंसेप्ट 1648 में वेस्टफैलिया की ट्रीटी के बाद फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था और तब से लेकर अभी तक ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक कोर प्रिंसिपल रहा है। इसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, यानी उसका मेन डॉक्यूमेंट क्लियरली कहता है कि कोई भी मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट पर फोर्स यूज नहीं कर सकती सिवाय दो सिचुएशन के। पहला, सेल्फ डिफेंस, जब अटैक ऑलरेडी हो चुका हो, और दूसरा, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सप्लिसिटली परमिशन दे। अब ईरान वॉर में सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन थी नहीं, तो टेक्निकली इस वॉर ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया। लेकिन यहाँ एक फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल डायलेमा है। इंटरनेशनल लॉ एक पीस ऑफ पेपर है, कोई फॉलो नहीं करता जब तक बड़े देश उसे फॉलो ना करे। कोई इंटरनेशनल पुलिस फोर्स नहीं है जो अमेरिका या इजराइल को रोक सके। सभी अपनी मनमर्जी करते हैं। वो एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ऐसा ही चलता है पूरी दुनिया में। और यही प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट पावर पॉलिटिक्स या रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म की थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अल्टीमेटली पावर मैटर करती है, नॉट मोरालिटी, नॉट लॉ। जो ज्यादा पावरफुल है वो रूल सेट करता है भाई अपने आप से। और अगर आप रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो अमेरिका का आर्गुमेंट ये था कि एक न्यूक्लियर लेस ईरान रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। अगर वो एक न्यूक्लियर देश बन जाता तो सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट सब न्यूक्लियर रेस शुरू कर देते। तो उन्होंने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी रोकने की कोशिश की है। और अगर सभी देश न्यूक्लियर बन गए तो अमेरिका की कौन सुनेगा? अमेरिका पावरफुल देश नहीं रहेगा, सभी अपनी मनमर्जी करेंगे। अभी जैसे अमेरिका नॉर्थ कोरिया या रशिया से ज्यादा पंगा नहीं लेता, और साथ में चाइना से भी, क्योंकि उसको पता है कि ये न्यूक्लियर देश हैं, इनसे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव जो इंटरनेशनल लॉ और इंस्टीट्यूशंस पर बिलीव करता है, वो कहता है कि यही एक स्ट्राइक आगे की वॉर की नींव रख देती है। अभी जैसे कि अमेरिका का मोटिव तो था कि हाँ भाई उनको रोकना है बम बनाने से, लेकिन ये एक स्ट्राइक जो उन्होंने की, ये एक बड़ी वॉर भी तो छेड़ सकती है। तो इसका मोटिव क्या रहा? जब अमेरिका ने ये कर दिया तो कल चाइना ताइवान के बारे में भी यही लॉजिक यूज करेगी, रशिया यूक्रेन के बारे में भी यही लॉजिक यूज करेगा। हर कोई अपना प्रीमिटिव स्ट्राइक को जस्टिफाई कर लेगा यार। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसको सीधा कहा, इन्होंने इस पूरी सिचुएशन को प्रीडेटरी वर्ल्ड ऑर्डर कहा। मतलब एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां ताकतवर देश अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती। ट्रम्प तो कुर्सी से चला जाएगा कुछ सालों में, और क्या पता वो उम्र से मर भी जाए या और कोई कारण से मर जाए, लेकिन दुनिया चेंज हो जाएगी भाई पूरी तरह से। तो ये सिर्फ एक इंसान का किया धरा है, लेकिन इसके रिजल्ट्स डिवास्टिंग होते हैं। और ये सिर्फ ईरान का सवाल नहीं है, ये हर उस वर्ल्ड का सवाल है जिसमें हम आगे जाना चाहते हैं। ये फ्यूचर का सवाल है, जैसा मैंने पहले कहा। तो आज हमने 3 एंगल से देखा ईरान वॉर को। फिलोसफी ने बताया कि जस्ट वॉर थ्योरी के मुताबिक प्रीमिटिव स्ट्राइक के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं और इन कंडीशंस का पूरा होना इस केस में डिबेटेबल है। और साइकोलॉजी ने बताया कि वॉर के वक्त हमारा दिमाग कैसे इन्फ्लुएंस होता है और हम लोगों को कॉन्शियसली डेलिब्रेट सोचना होगा कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं,
कैसे सोच रहे हैं हम, ये हमें डिसाइड करना होगा। और पॉलिटिकल साइंस ने हमें बताया कि इंटरनेशनल लॉ एक फ्रेजाइल चीज है जिसकी तब तक वैल्यू है जब तक पावर नेशंस उसे मानते हैं। मैं आपको कोई फाइनल आंसर नहीं दे सकता क्योंकि ऑनेस्टली इस वॉर का कोई सिंपल आंसर है ही नहीं, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, 3,000 से ज्यादा लोग मर गए यार। गाजा में अभी तक 72,500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है 2023 से। लेबनान में फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं। ईरान में ऐसे लोग बर्बाद हो चुके हैं जिनके बुजुर्ग माँ बाप है, बच्चे हैं, उनके घर टूट गए हैं। ये नंबर्स नहीं है सिर्फ, ये लोग थे यार। ऐसा ही यूक्रेन में भी हुआ था। और जब भी कोई भी वॉर किसी भी नाम पे होती है, किसी भी रीजन पे होती है, तो फिलोसफी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का काम यही होता है कि हम रुक कर पूछे क्या ये सच में जरूरी था और हम सब इस सब से क्या सीख रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हमने इस सब से क्या सीखा? दुनिया बर्बाद हो गई। एक वॉर पूरी दुनिया को 100 साल पीछे ले जाती है। क्योंकि जो लोग हिस्ट्री नहीं सीखते वो उसे रिपीट करने के लिए कंडेम्ड होते हैं। याद रखना ये बात। ये लाइन जॉर्ज सेंटियाना ने लिखी थी, एक स्पेनिश फिलोसोफर ने, और आज 2026 में ये पहले से ज्यादा रेलेवेंट लग रही है। अगर आपको ये वीडियो थॉटफुल लगी, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो चुका है सच में, तो लाइक करो, शेयर करो, और ये कन्वर्सेशन सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि यही रियल फिलोसफी है। फिलोसफी का मतलब सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, फिलोसफी का मतलब है सोचना, सवाल करना और एक दूसरे को भी सोचने में मजबूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहो और खो जाओ फिलोसफी की दुनिया में। थैंक यू यार, और इस पे जरूर सोच विचार करना। बाय बाय।